ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 6, जो कि हमारे साथ क्या है, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम है या ड्रग यूज इन नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। तो उसके हम सेक्शन बी को पढ़ रहे थे, जो कि हमारे साथ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। इसके आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की डेफिनेशन बताई थी कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे ड्रग्स या ऐसे एजेंट जिसको एडमिनिस्टर करने से हमारे जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उसकी टोन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, वो पैरालाइज हो जाते हैं, उसकी मूवमेंट जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, उसमें जो कंट्रैक्शन आई हुई होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है और मसल जो है वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस, ड्रग्स, एजेंट्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कहते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के हवाले से बताया था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो एरिया होता है, जंक्शन से मुराद वो जगह, वो दरमियाना एरिया जो कि दो चीज़ों के दरमियान में होता है। मतलब एक हमारे साथ नर्व टर्मिनल होता है और दूसरा हमारे साथ मस्कुलर या मसल फाइबर टर्मिनल होता है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में जो आपको दरमियान में नज़र एरिया आ रही है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो किन चीज़ों के दरमियान में है, नर्व टर्मिनल और मसल फाइबर के दरमियान में है। तो इस वजह से इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नाम दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर असल में जो हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो नर्व टर्मिनल से निकलकर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के दरमियान में ख़ास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं और इंटरेक्शन करने के दौरान ख़ास तरह के सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हुए मसल को डिलीवर करते हैं और फिर मसल जो है उन सिग्नल्स के मुताबिक क्या करता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी बातें पिछले क्लास में हमने काफ़ी डिटेल के साथ की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के हमारे साथ मुख्तलिफ क्लासेस है। अगर आप लोग जनरली देखें तो कॉमनली और मेजरली आपको जो क्लासेस मिलते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के, तो वो कितने हैं, वो दो है, ठीक है। एक हमारे साथ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वो होता है जो कि सेंट्रली एक्टिंग करते हैं। सेंट्रली से मुराद ये है कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में जाकर वहाँ पर जो है ये इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे साथ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की क्लास है वो हमारे साथ पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो फिर पेरिफेरली स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की अगर हम मजीद क्लासिफिकेशन करें तो ये मजीद सब क्लासेस, दो सब क्लासेस में डिवाइड हुआ है, जिसमें हमारे साथ एक वो ड्रग्स होते हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन साइट पर इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे वो ड्रग्स होते हैं जो कि डायरेक्टली स्केलेटल मसल्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं। फिर इसी तरह से अगर आप जो ड्रग एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाले जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, इसकी अगर आप मजीद क्लासिफिकेशन करें तो इसके 3 क्लासेस आपके पास आते हैं। एक डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, एक नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं और तीसरी जो आपके पास आता है, ठीक है, वो क्या है, वो अदर है। अदर में आपके पास बोtulinum टॉक्सिन ए आता है। जबकि जो ड्रग डायरेक्टिंग एक्टिंग ऑन स्केलेटल मसल, तो उसमें आपके पास एक ड्रग आता है जिसको हम क्या कहते हैं, डेंट्रोलिन कहते हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको अब हम डिटेल के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके हमारे साथ मेजरली दो क्लासेस है। पहली जो क्लास है उसको हम वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो कि डायरेक्टली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन साइट पर क्या करते हैं, एक्ट करके इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे साथ डायरेक्ट एक्टिंग ऑन स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वाले क्या है, ड्रग्स आते हैं। तो जो डायरेक्टली स्केलेटल मसल पर एक्ट करते हैं उसमें आपके पास एक मेंबर आता है, उसको हम डेंट्रोलिन कहते हैं। ये आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है, डेंट्रोलिन। और जो आपके पास
जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन साइट पर इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, वहाँ पर इंटरेक्शन करता है। तो इसके आपके पास तीन क्लासेस आते हैं, एक नॉन डीपोलराइजिंग है, ठीक है, एक डीपोलराइजिंग है और एक बोtulinum टॉक्सिन है। जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है, इसमें आपके पास लॉन्ग एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी आ जाते हैं, जिसमें आपके पास डेल्टा ट्यूबरक्यूरिन आते हैं, ठीक है, डेल्टा ट्यूबोक्यूरिन। इसी तरह से पेनक्यूरोनियम आते हैं, डोजा क्यूरियम आते हैं, इसी तरह से पेप्राक्यूरोनियम आते हैं, इसी तरह से गेलामीन और मेटोक्यूरिन आते हैं। इसी तरह से इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपके पास विक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम, रोक्यूरोनियम और इसी तरह से रेपाक्यूरोनियम आते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में आपके पास मेवाक्यूरियम आते हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ क्लासेस है जो कि आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स में मिलेंगे। तो इसको अब हम डिटेल के साथ वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे और इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के बारे में, ठीक है। नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर से मुराद ये है कि ये वो ब्लॉकर्स होते हैं जो कि डीपोलराइजेशन काज नहीं करती, कम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है। सो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर जो है हैविंग नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब इसमें किसी किस्म के एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते। मतलब एक बार जो ये इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर लेता है तो फिर वही इफेक्ट्स जो है रहते हैं, इनके इफेक्ट्स को जो है हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो एंटागोनिस्ट से मुराद या इंट्रिंसिक एक्टिविटी से मुराद ये है, ठीक है, कि ये हमारे साथ इरिवर्सिबल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। सो दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज। इसके एक्टिविटीज को अगर हम देखें, ठीक है, जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं, तो इसकी बुनियाद पर हमारे साथ तीन तरह के स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट आते हैं। एक वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं जो कि लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, मतलब ये है कि एक ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मसल्स को जो है ये रिलैक्स करते हैं या रिलैक्स रखते हैं। तो इसमें आपके पास डी ट्यूबोक्यूरिन्स आ जाते हैं, पेनक्यूरोनियम्स आ जाते हैं, डोजाक्यूरियम आ जाते हैं, पेप्राक्यूरोनियम आ जाते हैं, गेलामीन और मेटोक्यूरिन आ जाते हैं। तो ये आपके पास लॉन्ग एक्टिंग क्या है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। आपने किस तरह से याद रखना है, आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि लॉन्ग एक्टिंग नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हमारे साथ कौन से हैं। तो आपने ये सारे नाम याद कर लेने हैं कि इनका जो इफेक्ट होता है जो तो वो क्या होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। फिर जो दरमियाना टाइम पीरियड पर मुश्तमिल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, तो उसमें आपके पास विक्यूरोनियम्स आ जाते हैं, एट्राक्यूरियम्स आ जाती है, सिस्ट्राक्यूरियम्स आ जाते हैं, ठीक है, इसी तरह से रोक्यूरोनियम आ जाते हैं और रेपाक्यूरोनियम आ जाते हैं। तो ये आपके पास इंटरमीडिएट एक्टिंग क्या है, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है, मतलब स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से जो शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स है, तो वो आपके पास कौन से हैं, वो आपके पास मेवाक्यूरियम है। तो सिंपल चीज़ें हैं, आप लोगों ने इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि आप जब इन नेम्स को एक दफ़ा जो है बाय रिटन इसको लिख लेंगे, तो दूसरी दफ़ा जब आप इसको लिखेंगे तो हाफ से ज़्यादा जो है आपको ये याद हो चुका होगा, और जब तीसरी दफ़ा इसको आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये पूरा नेम जो है आपको याद हो चुके होंगे। तो नेम्स को देखकर आपने फर्स्ट टाइम लिखना है, दूसरी दफ़ा फिर आपने थोड़ा सा याद करते हुए उसको लिखना है, और तीसरी दफ़ा फिर आपको ये सारा याद हो चुका होगा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। इसके बाद अगर हम मज़ीद आगे देखें, ठीक है, तो जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये किस तरह से इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। तो बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ, काइंडली आप सब स्टूडेंट जो है इसको गौर से सुने। कहते हैं कि दे हैव एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी फॉर निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। दूसरी बात बताई गई है कि दे आर क्वाटर्नरी, जो हमारे साथ नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, क्वाटर्नरी सोडियम या नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट कंपेन
that contain cationic head that act only on closed sodium ion channels, no action on already open sodium ion channels। ठीक है। तीसरी बात क्या कहते हैं, तीसरी बात ये कहते हैं कि द कैटायोनिक हेड बाइंड टू एन आयोनिक एसिटाइल कोलिन। ACH से क्या आता है, ACH से एसिटाइल कोलिन आता है। ठीक है। एसिटाइल कोलिन बाइंडिंग साइट एट द अल्फा सब यूनिट ऑफ द न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स। NM से क्या आता है, N से मतलब न्यूरो, M से मुराद मस्कुलर। सो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स बट कैन नॉट ब्रिंग conformational change and sodium channels remain closed. So no end plate potential generation in nerve endings. Muscle action potential decreases. Action can be overcome by increased acetylcholine concentration or blocking of acetylcholine esterase। ठीक है। अच्छा जी, ये सारी जो बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई, तो इसका जो सिंपल खुलासा है वो यही है कि हमारे साथ जो न्यूरोमस्कुलर जो नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स होते हैं, तो इनमें क्या होती है, इनमें रिएक्शन करने की एबिलिटी होती है। एफिनिटी से मुराद इनमें रिएक्शन करने की एबिलिटी होती है, लेकिन एक बार जब ये इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है, रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर लेता है, तो वो इफेक्ट जो है उसको हम फिर रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब इसमें एंटागोनिस्टिक एक्टिविटीज़ नहीं होती। एक हमारे साथ होता है एगोनिस्ट और एक हमारे साथ होता है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या करता है, चीज़ों को इनकरेज करता है, बढ़ाता है, ठीक है, जबकि एंटागोनिस्ट जो है उसके अपोजिट काम करता है, चीज़ों को घटाता है, डिक्रीज करता है। पहली बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि हमारे साथ जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं, तो ये जब एक बार इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर लेता है तो इसको फिर हम रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरी बात इसके हवाले से आप लोगों ने ये याद रखनी है कि हमारे साथ जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स होते हैं, जो कि नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर इसको कहते हैं, तो ये हमारे साथ क्वाटर्नरी कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। मतलब ये है कि इसके जो इस कंपाउंड का जो हेड होता है उस पर क्या होता है, उस पर आपको पॉजिटिव चार्ज जो है वो मिलेगा। इस वजह से ये सिर्फ तभी एक्ट करता है जब हमारे साथ जो सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, वो क्लोज होते हैं। सोडियम चैनल्स क्या होते हैं असल में, मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाना चाहूँगा। असल में जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मसल फाइबर है। ठीक है। इसके ऊपर मैंने आपको बताया कि क्या होता है, नर्व टर्मिनल होता है, जो कि इस तरह से आपने डायग्राम में देखा होगा। तो इससे क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर देते हैं, तो ये नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर जो है इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के दरमियान में आता है, और यहाँ पर मौजूद जो सोडियम चैनल होते हैं, चैनल से मुराद गेट्स, जो सोडियम गेट्स होते हैं जिसके ज़रिए सिर्फ जो पॉजिटिव सोडियम आयन होते हैं, ठीक है, Na+ सोडियम आयन होते हैं, तो वो बाहर और अंदर की तरफ आते जाते हैं। ठीक है। तो ये जो न्यूरो या नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आ जाते हैं यहाँ पर जो हमारे साथ रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, तो उसके साथ इंटरेक्शन करके उसको क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हमारे साथ जो यहाँ पर सोडियम चैनल आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो ये ब्लॉक हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। बंद होने की वजह से इस मसल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर जो सोडियम आयंस होते हैं Na+, ठीक है, और मसल से बाहर जो सोडियम आयन होते हैं Na+, तो वो अंदर और बाहर ही रह जाते हैं, और ना वो अंदर से बाहर की तरफ जा पाते हैं और ना ही बाहर से अंदर की तरफ आ पाते हैं। तो इस वजह से किसी किस्म का जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो प्रोड्यूस नहीं होता मसल फाइबर्स के अंदर। ठीक है। और इसी तरह से मसल फाइबर को किसी किस्म का ऑर्डर जो है वो रिसीव नहीं होता, जिसकी वजह से मसल फाइबर जो है कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता। कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस ना करने की वजह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहते। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहते तो ऑटोमेटिकली वो किस फॉर्म में रहते हैं, रिलैक्स फॉर्म में रह जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जो एंड प्लेट पोटेंशियल होती है वो क्या हो जाती है, वो
डिक्रीज हो जाती है नर्व एंडिंग पर, ठीक है। नर्व एंडिंग पर जो एंड प्लेट पोटेंशियल होती है वो फिर नहीं रहती, और इसी तरह से जो मसल एक्शन पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और इस तरह से किसी किस्म के रिस्पॉन्स जो है मसल फाइबर प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये एक तरीका कार है जिसके ज़रिए जो है नॉन डिपोलराइजिंग ब्लोकर ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मसल को रिलैक्स करते हैं। तो इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? यहाँ पर जी आप सर। यहाँ पर आप लोग अब डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। हमारे साथ जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, जिसको मैं ग्रीन से टिक कर रहा हूँ, ये क्या है, ये असल में एसिटाइल कोलिन है, और ये रिसेप्टर के तौर पर काम करती है, ठीक है। ये यहाँ पर मौजूद होती है, जिसको मैंने दूसरा टिक किया हुआ है। इसी तरह से जो येलो कलर में आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये असल में आपके पास नॉन डीपोलराइजिंग ब्लोकर्स है, मतलब जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स है ये आपके पास क्या है, येलो कलर में और जो ब्लू कलर में आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये डीपोलराइजिंग ब्लोकर्स होते हैं। अच्छा जी, जब हम नॉन डीपोलराइजिंग ब्लोकर दे देते हैं, तो ये नॉन डीपोलराइजिंग ब्लोकर क्या करते हैं, ये एसिटाइल कोलिन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को जो है ये स्टिमुलेट कर लेते हैं। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर स्टिमुलेट होने की वजह से क्या करते हैं, जो सोडियम चैनल्स होते हैं, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये सोडियम चैनल्स है। यहाँ पर ये ओपन है, तो इस वजह से सोडियम आयन जो है वो अंदर बाहर की तरफ जा पाते हैं। यहाँ पर अगर फिर आप देखें तो सोडियम चैनल जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉकर्स हैं उन्होंने जो है क्या किया, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर लिया है, जिसकी वजह से सोडियम चैनल आयन जो है वो अंदर बाहर की तरफ नहीं जा पाते, जिसकी वजह से मसल फाइबर जो है वो स्टिमुलेट नहीं होते। स्टिमुलेट ना होने की वजह से किसी किस्म के इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते, और ऑटोमेटिकली जो मसल्स होते हैं वो फिर किस फॉर्म में रहते हैं, रिलैक्स फॉर्म में रहते हैं। तो ये एक सिंपल तरीक़ेकार है, इसको अगर आप लोग अपने माइंड में रखें तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है आसानी होगी। फिर इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे बढ़े और इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखें, ठीक है, तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो है ये क्या करते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग ब्लोकर रिपीटली प्रोड्यूस मसल वीकनेस फॉलोड बाय फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। अच्छा जी, स्केलेटल मसल में जब हम इंट्रावीनसली क्या करते हैं, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लोकर जो है इसको इंजेक्ट करते हैं, तो इंजेक्ट करते ही ये क्या करते हैं, मसल को वीक करना शुरू कर देते हैं, और इसी तरह से फ्लैसिड पैरालिसिस जो है वो काज हो जाती है, मतलब मसल जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो है ये हमारे साथ हमारे नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के जो है क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, नर्व सेल्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने में रोल प्ले करते हैं। तो ऑटोनोमिक गैंग्लिया पर इसके इफेक्ट ये होते हैं कि प्रोड्यूस सम डिग्री ऑफ गैंग्लियोनिक ब्लॉकेड, कुछ हद तक ये गैंग्लिया को भी ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है वो फिर सही तरीके से नहीं होता। इसके अलावा हिस्टामीन रिलीज पर इसका क्या इफेक्ट होता है, तो हमारे साथ डेल्टा जो ट्यूबोक्यूरोनियम होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये रिलीज हिस्टामीन्स फ्रॉम मेज सेल, मेज सेल से ये हिस्टामीन्स को रिलीज करता है। हिस्टामीन्स की रिलीज होने की वजह से हाइपोटेंशन जो है वो क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लशिंग, ब्रोंको स्पाज्म, और इसके साथ साथ जो रिस्पायरेटरी सिक्रीशन होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स, मुख्तलिफ बॉडी सेल्स पर मसल जो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं उसके क्या होते हैं, मुख्तलिफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से अगर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को आप देखें, तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर हमारे साथ जो डेल्टा ट्यूबोक्यूरिन होते हैं, ठीक है, डेल्टा ट्यूबोक्यूरिन जो है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में क्या करता है, सिग्निफिकेंट फॉल इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को जो है डिक्रीज करता है। क्यों,
क्योंकि गेंग्लियनिक ब्लॉकेड हुआ होता है, गेंग्लियन जो है वो ब्लॉक हुए होते हैं हिस्टामीन्स के रिलीज होने की वजह से, और वेनस रिटर्न जो है वो रिड्यूस हो जाती है। वेन्स के थ्रू ब्लड फ्लो जो है वो वापस रिटर्न नहीं होती, उसमें कमी आ जाती है वॉल्यूम में, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है उसमें सिग्निफिकेंटली जो है डिक्रीज आ जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पर इसके इफेक्ट ये होते हैं कि जाहिर बात है इसने गेंगलिया को ब्लॉक किए होते हैं, तो गेंगलिया को ब्लॉक करने की वजह से जो पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस होता है, ठीक है, तो एब्डोमिनल ऑपरेशन के बाद जो होता है तो उसके होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसके इफेक्ट ये होते हैं कि जितने भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, तो ये क्वाटर्नरी कंपाउंड होते हैं। मतलब ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये फेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं, इसी वजह से इसको फेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कहा गया है। सो ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते। बस स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो फेरिफेरली स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं उसके हवाले से आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये ओवरऑल जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, और जो सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं तो वो क्या करती है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो एक्सिस होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसी तरह से जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर होते हैं जो कि इंडिविजुअल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअली अगर हम एक एक ड्रग को देखें तो जो डेल्टा ट्यूबोक्यूरिन होते हैं ये फर्स्ट एजेंट है टू अंडरगो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। 1 to 2 आवर्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, मतलब 1 से लेकर 2 घंटों के दरमियान में ये क्या करता है, काम करता है। हिस्टामीन्स को ये हिस्टामीन रिलीज को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। हिस्टामीन्स के रिलीज होने की वजह से ब्रोंकोस्पोजम जो है, ये जो ब्रोंकोस्पोजम जो है स्पाजम, ये क्या हो जाता है, ब्रोंकोस्पाजम जो है ये स्टिमुलेट हो जाता है, इन्हांस हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाती है, और इसके साथ साथ ये क्या करती है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से भी हाइपोटेंशन हो जाती है। क्लिनिकल यूजेस को अगर आप लोग देखें, जो डेल्टा ट्यूबोक्यूरिन है, ठीक है, इसकी क्लिनिकल यूजेस को अगर आप देखें, इस्तेमालात को देखें, तो नॉट क्लिनिकली यूज ड्यू टू इट हिस्टामिनिक इफेक्ट, इसके हिस्टामीन्स रिलीज करने के जो असरात है इसकी वजह से इसको क्लिनिकली इतना यूज नहीं किया जाता। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका होता है, मतलब 60 से लेकर 120 मिनट्स तक होता है, और इसके साथ साथ सेरेब्रोवास्कुलर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पेशेंट होते हैं तो उनको भी जो है ये ड्रग नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करता है, उसको सफिशेंटली डिक्रीज करता है, तो इस वजह से जो हार्ट के मरीज होते हैं उनको ये ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। क्लियर है? इसके बाद फिर आपके पास जो अगला ड्रग आता है उसको हम पेनक्यूरोनियम कहते हैं। पेनक्यूरोनियम के हवाले से अगर हम देखें तो ये भी हमारे साथ एक सिंथेटिक स्टीरॉयडल कंपाउंड है, ठीक है, मतलब स्टीरॉयडल कंपाउंड है। इसका जो नेचर होता है वो स्टीरॉइड्स होता है, ठीक है, 5 टाइम मोर पोटेंट एंड लॉन्गर एक्टिंग देन डेल्टा ट्यूबोक्यूरिन, ठीक है। डेल्टा ट्यूबोक्यूरिन के बनिस्बत इसका जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी 5 गुना ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 5 गुना, और इसके साथ साथ जो टाइम पीरियड ऑफ एक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। डेल्टा ट्यूबोक्यूरिन के बनिस्बत ज़्यादा टाइम के लिए ये काम करती है, इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं। बिकॉज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नीडिंग रिवर्सल इट यूज इज़ नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोलॉन्ग ऑपरेशन स्पेशली न्यूरो सर्जरी, ठीक है, क्योंकि इसका जो है रिवर्स इफेक्ट्स को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स को जो है इसके हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसके इफेक्ट्स को हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसको जो है इनहिबिट किया गया है, मना किया गया है कि जो प्रोलॉन्ग ऑपरेशन होते हैं, ख़ास तौर पर जो न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन होते हैं या न्यूरो सर्जरीज होती हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, ऑपरेशन होता है, तो ऐसी सर्जरीज के लिए जो है इसको यूज़ करने से क्या किया गया है, मना किया गया है।
इसी तरह से अगर आप पेप्रोक्यूरोनियम को देखें तो पेप्रोक्यूरोनियम जो है ये भी हमारे साथ एक मसल रिलैक्सेंट है, लेकिन ये जो है स्लो ऑनसेट, मतलब इसके जो असरात होते हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जब इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए वो इफ़ेक्ट जो है फिर रहते हैं। इसका नेचर भी क्या है, ये भी हमारे साथ स्टेरॉयडल नेचर का है, मतलब स्टेरॉइड्स होती है, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर प्रोलॉन्ग सर्जरी, और इसको जो है प्रोलॉन्ग सर्जरीज के लिए ख़ास तौर पर रिकमेंड किया जाते हैं। हम जो बड़े बड़े सर्जरीज वगैरह करते हैं जो कि लंबे टाइम पीरियड पर मुश्तमिल होती है, तो ऐसी सर्जरीज के लिए जो है इसको क्या किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। क्लियर है? इसी तरह से आपके पास जो अगला ड्रग आता है नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में, तो वो क्या है, वो है विक्यूरोनियम। विक्यूरोनियम क्या है, ये भी मोस्ट कॉमनली यूज मसल रिलैक्सेंट है, जो कि कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है आम तौर के जो सर्जरीज होते हैं और इंटेंसिव केयर यूनिट में जो अक्सर जो छोटे मोटे सर्जरीज होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये विक्यूरोनियम जो है ये बहुत कॉमनली दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है ताकि बॉडी मसल्स को क्या किया जाए, रिलैक्स किया जाए और ऑपरेशन जो है वो आसानी से हो जाए। एट्रोक्यूरियम जो है ये 4 टाइम लेस पोटेंट होता है पेनक्यूरोनियम के बनिस्बत, और इसका जो टाइम पीरियड होता है तो शॉर्टर एक्टिंग टाइम पीरियड होता है, मतलब एक कम टाइम के लिए ये इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, और इसके असरात भी पेनक्यूरोनियम के बनिस्बत बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, 4 गुना कम होते हैं। रोक्यूरोनियम को अगर आप देखें, रोक्यूरोनियम तो ये वो मसल रिलैक्सेंट होते हैं जो कि बहुत जल्दी इफेक्ट को प्रोड्यूस कर लेता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है एक्शन का तो वो दरमियाना होता है, ठीक है। मतलब अगर दूसरे जो ड्रग है वो क्या करते हैं, 80 से लेकर 120 मिनट्स तक जो है इफेक्ट्स को प्रोड्यूस रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो ये जो है 40 से लेकर 60 मिनट्स तक जो है इफेक्ट को क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो इसका जो टाइम पीरियड ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, विच कैन बी यूज एज एन अल्टरनेटिव टू स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। या हमारे साथ क्या आता है, एस सी एच से क्या आता है, सबक्यूटेनियस, या हमारे साथ जो होता है ट्रिकियल इंटूबेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं विदाउट द डिसएडवांटेज ऑफ डीपोलराइजिंग ब्लॉकर एंड कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस। तो ये हमारे साथ क्या है, रोक्यूरोनियम के हवाले से कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स की तरफ आ जाते हैं। इससे पहले हम नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स को डिस्कस कर रहे थे, अब डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स को पढ़ेंगे। तो इसमें आपके पास जो पहले नंबर पर आता है तो वो क्या है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने बात की एस सी एच की। एस सी एच से क्या आता है, एच सी एच से मुराद सक्सिनाइल कोलिन है, ठीक है, सक्सिनाइल कोलिन। सो सक्सिनाइल कोलिन जो है ये ट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए इसको अल्टरनेटिवली इसकी जगह यूज़ किया जाता है विक्यूरोनियम को। अच्छा जी, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर में हमारे साथ पहले नंबर पर जो क्लास आती है वो क्या है, वो सक्सिनाइल कोलिन की है। सक्सिनाइल कोलिन हैव द एफिनिटी एंड सब मैक्सिमल इंट्रेंसिक एक्टिविटी एट न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर। इससे पहले हम नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में बात कर रहे थे कि इसके इंट्रेंसिक एक्टिविटीज़ नहीं होते, मतलब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स को ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है इसमें पहली बात ये होती है कि ये क्या करती है, ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकती है। इसके लिए इसके इफेक्ट्स को जो है हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। सो इट एक्ट ऑन सोडियम चैनल्स, ये सोडियम चैनल्स पर एक्ट करती है, उसको क्या करती है, उसको ओपन करती है, और इसी तरह से जो इनिशियल ट्विचिंग और फेसिकुलेशन होती है उसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती हैं। इससे पहले हमने जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के हवाले से बात की थी, तो उसमें हमने ये कहा था कि जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं
वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ एक्ट करके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ एक्ट करके क्या करती हैं, जो सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, मसल फाइबर में, तो उसको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम आयन जो है वो अंदर बाहर की तरफ नहीं जा पाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आकर जो एसिटाइलकोलिन होते हैं या जो निकोटिनिक रिसेप्टर निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ इंटरेक्शन करके क्या करती है, उसके साथ इंटरेक्शन करके जो सोडियम चैनल्स ब्लॉक हुए होते हैं या क्लोज हुए होते हैं, तो उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने की वजह से जो सोडियम आयंस होते हैं तो वो अंदर बाहर की तरफ फिर जाना शुरू कर देते हैं। तो ये बात जो है आप लोगों ने याद रखनी है। जब अंदर बाहर की तरफ आना जाना शुरू कर देता है तो इस वजह से जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो भी प्रोड्यूस हो जाता है, और इस वजह से जो मसल्स होते हैं तो वो भी कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इट डज नॉट डिसोसिएट रिपीटली फ्रॉम द रिसेप्टर्स, resulting in prolonged depolarization and inactivation of sodium ion channel। और इस वजह से जो सोडियम आयन चैनल्स होते हैं, ठीक है, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और एक लंबे टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, रिसेप्टर जो है वो डीपोलराइज रहते हैं, ठीक है, उस पर किसी किस्म का चार्ज जो है वो नहीं रहता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीपोलराइजिंग ब्लॉकर के हवाले से जो कि आपको याद होने चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के बारे में, जो कि हमारे साथ सक्सिनाइल कोलिन है, ठीक है। तो सक्सिनाइल कोलिन के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को मैंने कल भी बताया था। आज जो है दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सक्सिनाइल कोलिन जो है हैव एफिनिटी एंड सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी एट न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले का जो टॉपिक था नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर होते हैं उसमें इंट्रिंसिक एफिनिटी नहीं होती, मतलब उसके हमारे साथ कोई एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स नहीं होते। मतलब एक दफ़ा जब वो इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो इरिवर्सिबल इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है, एंटागोनाइज उसको नहीं कर सकते। जबकि सक्सिनाइल कोलिन जो है ये हमारे साथ ऐसे डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स है जिसके इफ़ेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर साइट पर हम उसको दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एंटागोनाइज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इससे पहले जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो ब्लॉकर जो होते हैं वो सिर्फ जो क्लोज सोडियम चैनल्स आयंस होते थे या सोडियम आयन चैनल्स जब क्लोज हुआ करते थे तो तभी वो इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते थे। यहाँ पर जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये सोडियम चैनल्स पर एक्ट करके सोडियम चैनल्स को स्टिमुलेट करके उसको ओपन करते हैं और इसी तरह से इनिशियल पिचिंग और फेसिकुलेशन को काज करते हैं। इसके साथ साथ इट डज नॉट डिसोसिएट रिपीटली फ्रॉम द रिसेप्टर्स, रिजल्टिंग इन prolonged depolarization and inactivation of sodium ion channels। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो सोडियम आयंस होते हैं तो वो, और इसके साथ साथ जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स होते हैं तो ये इतनी जल्दी पे डिसोसिएट नहीं होते, हल नहीं होते, और इसी तरह से एक ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए फिर न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर साइट पर मौजूद होते हैं। तो इस वजह से हमारे साथ जो सोडियम आयन चैनल्स होते हैं वो फिर इनएक्टिवेट हो जाते हैं, वो फिर अपना जो फंक्शन है उसको करना छोड़ देता है। तो इससे क्या होता है, इसको अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे और इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप अगर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के ज़रिए आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। सक्सिनाइल कोलिन क्या करते हैं, सक्सिनाइल कोलिन जब हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर लेते हैं तो एडमिनिस्टर करने के बाद ये सक्सिनाइल कोलिन जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन साइट पर चला जाता है, वहाँ पर निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। जब इसके साथ ये इंटरेक्शन करती है तो इंटरेक्शन करने की वजह से, इसके स्टिमुलेट होने की वजह से हमारे साथ तो जो सोडियम आयन चैनल्स होते हैं ये देखिए पहले क्लोज थे, लेकिन जब इसके साथ इंटरेक्शन कर लेता है तो ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं।
ओपन होने की वजह से जो सोडियम आयंस होते हैं तो वो अंदर और बाहर की तरफ आना जाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे साथ जो एरिया होता है वो डीपोलराइज हो जाता है और इसी तरह से इनिशियल ट्विचिंग और फेसिकुलेशन जो है ये काज हो जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर आप देखें सक्सिनाइल कोलिन की, तो ये किस तरह से काम करता है, वही बातें हैं जो कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में ही बताई थी। जस्ट इसको जो है दो फेजेस में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सक्सिनाइल कोलिन एक्ट्स ऑन द निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑफ द मसल्स, स्टिमुलेट देम एंड अल्टीमेटली काज दियर रिलैक्सेशन। सक्सिनाइल कोलिन क्या करते हैं, जब इसको हम एडमिनिस्टर कर लेते हैं तो एडमिनिस्टर करने के बाद ये क्या करता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं मसल के, तो इन निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ क्या करते हैं, ये इंटरेक्शन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्टिमुलेट होने की वजह से ये क्या करते हैं, जो मसल है उसको रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है असल में दो फेजेस पर मुश्तमिल होता है और दो फेजेस में ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। पहले फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग फेज वन, जब फेज वन स्टार्ट हो जाता है तो इस दौरान हमारे साथ क्या होता है, दे काज मसल फेसिकुलेशन वेल दे आर डीपोलराइजिंग द मसल फाइबर। जब मसल फाइबर डीपोलराइज हो रहे होते हैं, ठीक है, डीपोलराइजेशन के दौरान जो है मस्कुलर जो फेसिकुलेशन होती है वो काज हो जाती है। फेसिकुलेशन किसे कहते हैं, अगर आप इसको जो है गूगल पर सर्च करके देखें तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कोई सर्च करके मुझे बताए ताकि मैं आपको आसानी से जो है बता सकूं। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इतनी समझ नहीं आएंगी मेरे अल्फाज की, तो कोई गूगल पर सर्च करके मुझे काइंडली बताएं। अच्छा जी, तो पहला जो फेज़ होता है इसको डीपोलराइजिंग फेज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे साथ जो मसल्स होते हैं, मस्कुलर फेसिकुलेशन होती हैं और इसके साथ साथ मसल फाइबर जो है डीपोलराइज हो जाते हैं। फेज टू में क्या होता है, आफ्टर सफिशिएंट डीपोलराइजेशन आकर, जब बहुत सारा डीपोलराइजेशन हो जाती है, जब जो मसल फाइबर है वो मुकम्मल तौर पर डीपोलराइज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो मसल्स होते हैं वो फिर मज़ीद एसिटाइल कोलिन को क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन को जो है किसी किस्म की रिस्पॉन्स नहीं देते। जब ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिस्पॉन्स नहीं देते तो इस वजह से फिर ये मसल्स जो है मसल फाइबर को स्टिमुलेट नहीं करते। मसल फाइबर स्टिमुलेट ना होने की वजह से कोई ऑर्डर रिसीव नहीं करता, जिसकी वजह से मसल जो है वो फिर रिलैक्स फॉर्म में रहते हैं। तो इस तरीके से सक्सिनाइल कोलिन क्या करते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग मज़ीद आगे देखें तो सक्सिनाइल कोलिन के एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस ये है कि मोस्ट कॉमनली यूज फॉर ट्रेकियल इंट्यूबेशन। ट्रेकियल इंट्यूबेशन जब हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो है 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर अंदर अपने असरात को पैदा कर देता है। इसके अलावा गुड इंट्यूबेशन कंडीशन रिलैक्स जा सेपरेट वोकल कॉर्ड्स विद इमोबिलिटी एंड नो डायफ्रेगमेटिक मूवमेंट, ठीक है। जब आप इंट्यूबेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, एंजियोट्यूब पास कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एंजियोट्यूब पास करने की वजह से क्या होता है, ये जो सक्सिनाइल कोलिन होते हैं ये आपके मसल्स को रिलैक्स कर लेते हैं, जिसमें आपकी जा आ जाते हैं, जा मसल्स आ जाते हैं, वोकल कॉर्ड को जो है सेपरेट कर लेता है, उसमें किसी किस्म की इमोबिलिटी मतलब मोबिलिटी मोशन नहीं होता, और जो डायफ्रेगमेटिक मूवमेंट होते हैं, डायफ्रेगमेटिक मूवमेंट, ठीक है, वो भी फिर नहीं होती। तो इस तरीके से आसानी से ट्यूब जो है वो पास हो जाता है। इसके अलावा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब ये जो है बहुत कम टाइम के लिए काम करती है, 5 से लेकर 10 मिनट तक जो है ये काम करती है। और इसी तरह से पर केजी के लिहाज से ये हम 1 से लेकर 1.5 मिलीग्राम तक जो है ये इस मकदार में हम क्या करते हैं, इसकी जो अमाउंट है उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो यूज़ एज ए कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ओकेजनली, और इसी तरह से आम तौर पर हम इसको एज ए कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के तौर पर इसको हम क्या करते हैं,
यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल पॉइंट है, इसको जस्ट आप लोगों ने जो है देखना है। बाकी इसमें ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करने की या समझने की जो है इतनी कोई ज़्यादा डिटेल इसमें मौजूद नहीं है। जस्ट आपको जो है जनरल नॉलेज के फॉर्म में ये आपको बताया गया है कि जो सक्सिनाइल कोलिन है वो ये काम करती है। इसी तरह से इसके अगर आप साइड इफ़ेक्ट को देखें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि ये अनप्रेडिक्टेबल ब्लड प्रेशर को जो है उसको क्या कर देती है, अनप्रेडिक्टेबल कर देती है। इसके साथ साथ जो हार्ट रेट है और जो एरिथमिया है ये काज कर देती है, पेसिकुलेशन काज करती है, मसल पेन काज करती है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करती है, इंट्रा क्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करती है। इसके अलावा ब्लड में पोटाशियम आयन की लेवल को क्या करती है, इंक्रीज करती है, जिसमें जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो मसल से जो है बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चैनल्स होते हैं वो ओपन हुए होते हैं इस वजह से। तो इसके बढ़ने की वजह से जो कार्डियक हार्ट फेलियर है, ठीक है, उसके चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट विद डायरेटिक्स मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को ये काज करती हैं। तो ये इसके क्या है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है सक्सिनाइल कोलिन के, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है? मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किसे कहते हैं? मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को मेरे ख्याल से 5-10 मरतबा जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मतलब ये है इसका कि जब हमारी बॉडी जो है वो एबनॉर्मली टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और वो कंट्रोल में नहीं रहती, तो इसको क्या कहते हैं, इसको मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कहते हैं। तो इसके लिए सिंपल ट्रीटमेंट ये है कि आप एक्सटर्नली पेशेंट को जो है कूल रखने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब जो आइस पैक है वो पेशेंट के बॉडी पर रख के उसकी बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं। बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन के ज़रिए हम इनको कर सकते हैं 100% ऑक्सीजन इन्हेलेशन के थ्रू, या डेंट्रोलिन जो है ये हमारे साथ कॉमन ड्रग है जो कि हम क्या करते हैं, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कंडीशन में पेशेंट को देते हैं, जो कि डायरेक्टली मसल को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कहते हैं। अच्छा जी, इंडिकेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर जो है ये हम कब देंगे? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर जो है ये हम जनरल एनेस्थीसिया के साथ जो है एज एडजॉइंट के तौर पर हम पेशेंट को देते हैं। इसके साथ साथ वेंटिलेशन को असिस्ट करने के लिए हम देते हैं। कन्वर्जन और ट्रामा में जो है हम पेशेंट को ये दे सकते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस कंडीशन में हम पेशेंट को जो है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर जो है ये दे सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे साथ आता है डायरेक्टली एक्टिंग रिलैक्सेंट। तो डायरेक्टली मसल एक्टिंग रिलैक्सेंट जो है वो हमारे साथ कौन से है, डेंट्रोलिन्स है। डेंट्रोलिन जो है ये दूसरे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। नो एक्शन ऑन न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, इसका जो है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन पर कोई असर जो है वो नहीं होता। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये होता है कि हमारे साथ जो राइनोडीन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि कैल्शियम राइनोडीन रिसेप्टर कैल्शियम चैनल्स को क्या करते हैं, प्रिवेंट डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन से इसको बचाती है, ठीक है, जिसकी वजह से नो इंट्रा सेलुलर रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन जो है वो सेल से बाहर जो है नहीं निकल पाते। मतलब ये है कि जो राइनोडीन रिसेप्टर्स होते हैं ये कैल्शियम चैनल्स को क्लोज रखते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन जो है वो नहीं होती। डीपोलराइजेशन ना होने की वजह से सेल्स के अंदर जो कैल्शियम आयंस होते हैं तो वो सेल से बाहर नहीं निकल पाते। इसके साथ साथ एब्जॉर्ब ओरली पेनेट्रेट ब्रेन एंड प्रोड्यूस सेडेशन। मतलब ये है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको क्रॉस करता है और वहाँ से सेडेशन को प्रोड्यूस कर देता है। इसकी मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है, किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट होती है। हाफ लाइफ इसकी कितनी है, मतलब 8 से लेकर 12 घंटे तक जो है इसकी क्या है, हाफ लाइफ है। अगर मिकदार को देखें तो इसको जो है हम पर केजी के लिहाज से 25 से लेकर 100 मिलीग्राम जो है डेली के बेसिस पर 4 टाइम हम पेशेंट को दे सकते हैं।
यूजेस को अगर आप देखें तो इसको जो है हम अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पैराप्लीजिया हो गई, ठीक है, हीमिप्लीजिया हो गई, सेरेब्रल पल्सी हो गई, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गई। तो इन इस तरह की कंडीशन में हम जो डेंट्रोलिन है इसको यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है, ये सेडेशन को काज कर सकती है, मेलेज काज कर सकती है, लाइट हेडेडनेस काज कर सकती है, मसल वीकनेस काज कर सकती है, डायरिया काज कर सकती है, और इसके साथ साथ हेपाटोटॉक्सिसिटी मतलब लिवर फंक्शन को जो है ये एबनॉर्मल कर सकती हैं। तो ये क्या है, ये असल में साइड इफेक्ट है किस चीज़ के, डेंट्रोलिन के। क्लियर है। इसके बाद फिर हमारे साथ आते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट से मुराद ये है कि ये वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में जाकर वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसको इफेक्ट करते हुए जो सिग्नल्स है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से मसल्स फाइबर स्टिमुलेट नहीं होते। मसल फाइबर स्टिमुलेट ना होने की वजह से मसल जो है वो फिर रिलैक्स रहते हैं। तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास मिफिन सीन कॉन्गनर्स आ जाते हैं, इसमें आपके पास मिफिसिन, इसी तरह से कैरिसो प्रोडोल्स आ जाते हैं, इसी तरह से क्लोरजोजाजोन्स आ जाते हैं, मिथोकार्बामोल्स आ जाते हैं, और इसी तरह से क्लोरमिजानोन आ जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी क्लास है वो बेंजोडाइजेपिन है, जिसमें आपके पास डायजेपम, लोराजिपम, क्लोनाजिपम और दूसरे ड्रग्स आते हैं। गेमा एम्यूनोब्यूटेरिक एसिड डिराइवेटिव्स में आपके पास बेक्लोफेंस आते हैं, और सेंट्रली अल्फा 2 एगोनिस्ट में आपके पास टाइजेनेडीन्स और क्लोनिडीन्स आते हैं। तो बेसिकली इसके जो है हमारे साथ 4 क्लासेस है जो कि मुख्तलिफ तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके मसल्स को क्या करती है, मसल को रिलैक्स रखती हैं। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे और इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। सो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें तो एक बात तो आप लोगों को ये इस टॉपिक को रीड करने से ही क्लियर होने चाहिए कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट से मुराद ये है कि इसमें हमारे साथ जितने भी ड्रग्स होते हैं तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करते हैं, क्रॉस करने की काबिलियत रखते हैं। सो drugs that reduce skeletal muscle tone by selective action on cerebrospinal axis, ठीक है। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट ये असल में हमारे साथ वो ड्रग्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए जो ब्रेन और स्पाइनल एक्सिस होता है, जहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन है वो ज्वाइन होता है, ठीक है। तो उस एक्सिस पर एक्ट करके वहाँ से जो है क्या करते हैं, स्केलेटल मसल टोन को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, मतलब स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कहते हैं। ये क्या करते हैं, डिप्रेस द स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल रिफ्लेक्सेस ऑफ मसल टोन, ठीक है। स्पाइनल और सुप्रास्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो कि आती है और मसल्स को जो है वो स्टिमुलेट करती रहती हैं। तो जो स्पाइनल और सुप्रास्पाइनल रिफ्लेक्सेस होती हैं तो इस ड्रग की वजह से वो डिप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से मसल टोन जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके साथ साथ ये जो है पूरी साइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस को भी क्या करती हैं, उसको भी डिप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से वेकफुलनेस डिस्टर्ब, मतलब ये है कि सेडेशन जो है ये काज कर देती है। नो इफेक्ट ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसका जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। सो रिड्यूस अपर मोटर न्यूरॉन्स स्पास्टिसिटी एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया। लेकिन ये क्या करती है, जो अपर मोटर न्यूरॉन स्पास्टिसिटी है, ठीक है, उसको रिड्यूस करती हैं, और हाइपर रिफ्लेक्सिया मतलब जो इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट होती हैं उसको ये क्या करती है, रिड्यूस करती हैं। मिफिसिन्स को अगर आप देखें, मिफिसिन्स को, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, इसको रिलैक्साइल या मेडिक्रीम्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मिफिसिन्स जो है ये क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस इन स्पाइनल इंटरन्यूशियल
न्यूरॉन्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं स्पाइनल इंटरन्यूशियल न्यूरॉन्स की, तो उसको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कैन नॉट बी यूज सिस्टमेटिकली, मतलब इसको जो है सिस्टमिकली यूज नहीं कर सकते आप। इरिटेंट रेदर देन रिलैक्सेंट, ठीक है, ये रिलैक्सेंट के बजाय, मतलब रिलैक्सेशन के बजाय ज़्यादातर ये इरिटेशन को काज करती हैं। सो इसको जो है हम क्या करते हैं, टॉपिकल पेनेट्रेशन, टॉपिकली हम इसको टॉपिकल प्रिपरेशन, टॉपिकली इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसमें आपके पास जो क्लासेस आते हैं तो वो कैरिसो प्रोडोल्स आ जाते हैं, क्लोरजोजाजोन्स आ जाते हैं, मिथोकार्बामोल्स आ जाते हैं, और इसी तरह से क्लोरमेज़ानोन्स आ जाते हैं। ये सारे सिमिलर है, लेकिन इसको जो है बट कैन बी यूज ओरली, लेकिन इसको जो है हम ओरली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं इन ड्रग्स के बारे में, तो अगर आपको सिर्फ इतना पता हो कि सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन से है और पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन से हैं, तो इतना अगर आप लोगों को पता होगा तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगा। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको ना भी आता हो तो ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन से है और सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कौन से है। तो ये नाम जो है आप लोगों को याद रहने चाहिए। क्लियर है? इसी तरह से इसमें फिर आपके पास बेंजोडाइज़ेपीन्स आ जाते हैं। इसको जो है ज़्यादातर आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये हम ज़्यादातर सीजर और जो फिट्स के दौरे आते हैं लोगों को, ठीक है, तो उनको जो है हम ये बेंजोडाइज़ेपीन देते हैं ज़्यादातर। इसके बाद हमारे साथ जो टॉपिक आने वाला है, ठीक है, सीजर्स का, ठीक है, तो उसमें ये ड्रग जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो बेंजोडाइज़ेपीन जो है ये हमारे साथ क्या है, मसल रिलैक्सेंट के तौर पर काम करती है। तो वेरी पोटेंट सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, ये जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं। पोटेंट से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तेज़ होते हैं, जो कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। सो ये सुप्रा स्पाइनल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका यही होता है कि ये हमारे साथ जो गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर क्लोराइड कम्प्लेक्स एनहांसमेंट, उसको एनहांस करती हैं। तो इनहिबिटरी इन नेचर, मतलब इसका ये है कि बेंजोडाइज़ेपीन का काम ये होता है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शन है उसको रोकता है। इनहिबिटरी फंक्शन इसका होता है। इसमें आपके पास जो ड्रग आते हैं तो वो डायजेपम्स आ गए, क्लोनाजेपम्स आ गए। ये मोस्ट कॉमन या मोस्ट पोटेंट ड्रग्स है जो कि बहुत एक्टिवली या इफेक्टिवली क्या करता है, इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डायजेपम जो है ये हमारे साथ प्रोटोटाइप है बेंजोडाइजेपीन का, ठीक है, बेंजोडाइजेपीन का क्या है, प्रोटोटाइप है। सो मज़ीद अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो इसमें मज़ीद ये कहते हैं कि हमारे साथ जो दूसरे बेक्लोफेंस हो गए, ठीक है, जिसको हम गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड एगोनिस्ट कहते हैं। मतलब यह है कि ये गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड के क्या करते हैं, फंक्शन को एनहांस करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, रोकते नहीं हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका यही है कि ये गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड एगोनिस्ट है। हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन बाय इंक्रीजिंग, मतलब हाइपर पोलराइजेशन को ये काज करती है। कैसे काज करती है, बाय इंक्रीजिंग पोटाशियम आयन कंडक्टेंस एंड अल्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इफ्लेक्स। सो ये क्या करती है, जो पोटाशियम आयन कंडक्टेंस है, कंडक्शन है, उसको इंक्रीज करती है, और जो कैल्शियम आयन है, ठीक है, तो उसकी जो एंट्रिंग, मतलब इंट्रा सेलुलर कंसनट्रेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर कंसनट्रेशन होती है, उसमें चेंजेस ले आती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करती है, हाइपर पोलराइजेशन काज करती है, जिसकी वजह से डज नॉट इफेक्ट टू क्लोराइड कंडक्टेंस, और ये क्लोराइड कंडक्टेंस मतलब क्लोराइड आयन को इफेक्ट नहीं करती, उस पर इसका जो है कोई असर नहीं होता। साइड ऑफ एक्शन को अगर आप देखें तो ये कहाँ पर काम करती है, ये स्पाइनल कॉर्ड में काम करती है। ये क्या करती है, जो पोली साइनेप्टिक और मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको रिड्यूस करती हैं।
क्लिनिकल इफेक्ट्स इसके ये होते हैं कि ये हाइपर रिफ्लेक्सिया को डिक्रीज करती है, इसके साथ साथ जो पेनफुल स्पाज्म होती है उसको डिक्रीज करती है और एंजाइटी को रिड्यूस करती है। ओरली अगर आप इसको लेते हैं तो ओरली 5 मिलीग्राम जो है 3 टाइम्स अ डे पेशेंट को दिया जाता है, जिसके साथ साथ इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते 20 मिलीग्राम तक ले जाया जाता है, जो कि फिर डेली बेस पर उनको क्या किया जाता है 5 टाइम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। इंट्राथिकली अगर इसको आप देखते हैं तो 550 एम सी जी से क्या आता है माइक्रोग्राम आता है। यस सर, माइक्रोग्राम। अच्छा जी, पर डे के लिहाज से 50 माइक्रोग्राम जो है पेशेंट को दी जाती है, जो कि इसको बढ़ाते बढ़ाते 300 से लेकर 800 माइक्रोग्राम पर डे के लिहाज से फिर दिया जाता है। लेकिन ये अमाउंट हम कब बढ़ाते हैं, ये अमाउंट हम तब बढ़ाते हैं जब इससे पहले जो मिकदार हमने दिया होता है और वो हमारे डिज़ायर के मुताबिक इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करती, तो फिर हम इसके मिकदार को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, ताकि वो इफ़ेक्ट्स जो है प्रोड्यूस हो जाए जो कि हम चाहते हैं कि वो हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम ये मिकदार को क्या करते हैं बढ़ाते हैं। इसी तरह से इसमें फिर आपके पास जो दूसरे ड्रग्स आते हैं थायज़ाइनिडीन्स, ठीक है, या क्लोनिडीन्स, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ठीक है, जो कि क्या करता है इनहिबिट द रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी या एक्साइटेटरी एमिनो एसिड इन स्पाइनल इंटरन्यूरोन। स्पाइनल इंटरन्यूरोन से जो एक्साइटेटरी एमिनो एसिड रिलीज हो रहे होते हैं तो उसकी सिक्रीशन को क्या करती है ये स्टॉप करती हैं। क्लिनिकल यूजेस इसके ये हैं कि ये टोन को रिड्यूस करती है, स्पाज्म फ्रीक्वेंसी को कम कर देती है और इसके साथ साथ हाइपर रिफ्लेक्सिया को रिड्यूस करती है। अगर आप इसके मिकदार को देखें तो टाइजेनिडीन्स इनिशियली जो है शुरुआत में हम 4 मिलीग्राम जो है पर डे के लिहाज से 3 टाइम ट्राइस अ डे हम पेशेंट को देते हैं, और इसी तरह से पेशेंट की कंडीशन को देखते देखते इसकी जो मिकदार है वो 4 मिलीग्राम की बजाय 36 मिलीग्राम पर डे तक पहुंच जाती है। जबकि क्लोनिडीन शुरुआत में हम 0.1 मिलीग्राम देते हैं पर डे के लिहाज से 2 दफ़ा, मतलब ट्वाइस अ डे हम पेशेंट को देते हैं, और इसी तरह से इसकी मिकदार जो है वो टाइम के साथ साथ हम 2.4 मिलीग्राम पर डे तक जो है वो इंक्रीज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, पेशेंट सिचुएशन। क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। यस सर। uses of centrally acting relaxant। centrally acting relaxant ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो एक्यूट मसल स्पाज्म के लिए यूज़ करते हैं, बेक एक और न्यूरल्जियाज के लिए हम यूज़ करते हैं। बेक एक से मुराद कमर के दर्द और जो सर दर्द होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एंजाइटी टेंशन के लिए यूज़ करते हैं, स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं, टेटनस के लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के दौरान इसको हम यूज़ करते हैं, और ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेशन के दौरान जो है हम सेंट्रली एक्टिंग रिलैक्सेंट को क्या करते हैं यूज़ करते हैं। क्लियर है? यस सर। सेंट्रली एक्टिंग वर्सेस फेरेफरली एक्टिंग, तो सेंट्रली और फेरेफरली इन दोनों की समझ तो आप लोगों को आ गई है ना, कि सेंट्रली एक्टिंग रिलैक्सेंट से क्या मुराद है और फेरेफरली एक्टिंग रिलैक्सेंट किसे कहते हैं। अच्छा जी, जो सेंट्रली एक्टिंग होते हैं तो ये मसल टोन को डिक्रीज करती हैं, लेकिन नो रिडक्शन इन पावर, पावर में किसी किस्म की कमी जो है वो नहीं करती। जबकि फेरिफरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो है वो मसल को क्या करती है पैरालाइज कर देती है। इसी तरह से ये पूरी साइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे साथ जो बहुत सारे साइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको ये रिड्यूस करती हैं। जबकि फेरिफरली एक्टिंग जो है ये क्या करती है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को ब्लॉक करती है। इसी तरह से ये जो है जो सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं, जबकि फेरिफरी एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं होता।
जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स होते हैं इसको हम ओरली और पेरेंटली पेशेंट को दे सकते हैं, जबकि पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो है ये जस्ट इंट्रावीनियसली हम पेशेंट को देते हैं। इसके साथ साथ स्पास्टिक कंडीशन मसल स्पाज्म में हम ये देते हैं, इसको जो है हम शॉर्ट टर्म सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान हम पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, वेरी गुड। फिर इसी तरह से नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन को अगर आप देखें कि मेडिसिन के बगैर हम कैसे पेशेंट को जो है मसल स्पाज्म और उनकी जो स्पास्टिसिटी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो फिजिकल इंटरवेंशन के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन के ज़रिए कर सकते हैं, ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन के ज़रिए कर सकते हैं, शॉक वेव्स के ज़रिए कर सकते हैं, वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन के ज़रिए कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी बायोफीडबैक के ज़रिए कर सकते हैं, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के ज़रिए हम कर सकते हैं, थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड एंड एक्यूपेंचर के ज़रिए हम स्पाज्म को रिड्यूस कर सकते हैं, ऑर्थोटिक्स के ज़रिए हम कर सकते हैं, और थर्मोथेरेपी या क्रायोथेरेपी के ज़रिए हम पेशेंट की जो स्पास्टिसिटी है, मसल स्पाज्म को जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें बग़ैर किसी मेडिसिन के यूज़ किए हम पेशेंट की जो मसल स्पाज्म है उसको हम क्या कर सकते हैं, मसल कंट्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नर्सिस का क्या रोल होता है? नर्सिस का रोल यही होता है कि उन्होंने पेशेंट की रिस्पॉन्सेस को क्या करनी होती है, मॉनिटर करनी होती है थेरेपी के दौरान। इसके साथ साथ जो एडवर्स इफ़ेक्ट है उसको मॉनिटर करना होता है। डिसकंटिन्यू ड्रग, किसी भी किस्म के लिवर डिसफंक्शन की वजह से हम ड्रग को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नर्सिस जो है वो डिसकंटिन्यू कर सकती हैं। इसके साथ साथ मॉनिटर पेशेंट कंप्लायंस टू ड्रग थेरेपी, नर्स ने जो है ये भी देखना है कि पेशेंट जो है किस हद तक ड्रग्स थेरेपी को फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सेफ्टी मेजर्स है उसको नर्स ने जो है देखना होता है, और इसके साथ साथ क्लाइंट को जो है वक्तन फ़वक्तन उनको एजुकेट करना होता है थेरेपी के हवाले से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रोल होते हैं जो कि नर्स ने क्या करने होते हैं, केयर के दौरान इसको इसको फॉलो करना होता है। सही है? तो ये था आपका सेक्शन बी जो कि आज ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।